नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन तथा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्रीवियस वीडियो की पीडीएफ भी वहां पर अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 1 फैदम इज़ इक्वल टू। तो दोस्तों फैदम जो है वह गहराई को मापने की यूनिट होती है। फैदम इज़ अ यूनिट ऑफ डेप्थ मेजरमेंट। तो इसका आंसर है 1 फैदम जो है वो 6 फीट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 फैदम इज़ इक्वल टू 6 फीट। और किसको मापने की इकाई होती है? डेप्थ, यानी कि गहराई को नापने की इकाई होती है फैदम। अगला प्रश्न, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। तो बहुत कम समय अंतराल जो होता है उनको किससे मापा जाता है? वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स को दोस्तों एटॉमिक क्लॉक्स या फिर जिनको हम परमाणु घड़ियाँ बोलते हैं उनके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैसे कि टेलीविज़न वेव फ्रीक्वेंसी, जीपीएस और सैटेलाइट सिस्टम में जो भी टाइम इंटरवल्स को हम मेज़र करते हैं वो एटॉमिक क्लॉक के माध्यम से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और हॉर्स पावर जो है दोस्तों पावर यानी कि शक्ति को मापने की यूनिट होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 746 इसका राइट आंसर है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट, अ क्रोनोमीटर मेजर्स। तो क्रोनोमीटर जिसको हम हिंदी में कालक्रम बोलते हैं उससे क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइम। तो क्रोनोमीटर जो है दोस्तों उसकी खोज की थी जॉन हैरिसन नामक वैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रोनोमीटर कहाँ पर यूज होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम में, और जो शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके लॉन्गिट्यूड को मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और टाइम की फिक्स लोकेशन को चेक करने के लिए भी क्रोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको कुछ पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6 पैराडॉक्सिन दोस्तों सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन ई को अल्फा टोकोफेरॉल बोला जाता है, लेकिन विटामिन डी को बायोटिन नहीं बोला जाता है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन एच, एक विटामिन एच होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बायोटिन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सीक्रेट इंसुलिन्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्रावण करती है? तो दोस्तों कौन सी सेल से इंसुलिन निकलता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जिसको हम नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, तो हमको कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में नॉर्मल भाषा में मधुमेह या फिर शुगर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बीटा सेल्स। ठीक है दोस्तों, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। पैनक्रियाज के लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स, जिनको हम हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं, लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स में बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या फिर लैंगरहैंस ऑफ आइलेट भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर बीटा सेल्स होती है जहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच वन हैज़ द हाइस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्पल, बनाना, कैवेज और पी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों वह बनाना में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और बनाना का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मूसा सैपियंटक जो है
इसका वैज्ञानिक नाम होता है और मूसेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मूसा सेपियंटक जो है वह केले का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक, नेक्स्ट BCG का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिलेट कालमेट गुएरिन। ठीक, तो बेसिलेट जो BCG वैक्सीन होती है इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम। जो BCG वैक्सीन लगाई जाती है किस रोग से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है? तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम हिंदी में तपेदिक, TB भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से इम्यूनिटी के लिए हम BCG वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक, अब ट्यूबरक्लोसिस जो है दोस्तों यह लंग्स यानी कि फेफड़ों की एक बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। BCG का वैक्सीन हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? दोस्तों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं ये आप पहले समझ लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं दोस्तों जो डक्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बॉडी के सतह पर रिलीज करती हैं। जैसे कि डक्ट मतलब नली, किसी नली के माध्यम से अपना जो भी प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी के सतह पर रिलीज कर देती है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, सलाइवा को बॉडी के सतह पर रिलीज कर देती है। मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क को क्या करती हैं, बॉडी के सरफेस पे लाती हैं। स्वेटिंग ग्लैंड होती हैं, यानी कि श्वेत ग्रंथियाँ जिनसे पसीना निकलता है, तो पसीना कहाँ पर आता है, बॉडी के सरफेस में आता है। तो ये क्या करती हैं कि डक्ट के थ्रू प्रोडक्ट को बॉडी के सतह पर रिलीज कर देती हैं, तो इन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई नली नहीं होती है। ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्ट रक्त प्रवाह में रिलीज कर देते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हो गई, ओवरी, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारे अपने हार्मोन्स को या अपने प्रोडक्ट को कहाँ रिलीज करती हैं, ब्लड में रिलीज करती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। जो डक्ट वाली ग्लैंड होंगी और अपने प्रोडक्ट को बॉडी के सरफेस पर रिलीज करती हैं उन्हें एक्सोक्राइन बोलेंगे। जो डक्टलेस होंगी, जिनमें कोई नली नहीं होगी और अपने प्रोडक्ट को या अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं, उन्हें हम बोलेंगे एंडोक्राइन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करती है, एज अ एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है और एंडोक्राइन में हार्मोनल ग्लैंड की तरह काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पैनक्रियाज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स? किस कसूरी की जंतु में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त जो होता है मिश्रित हो जाता है? सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है दोस्तों, जो प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स रहती है उसे बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एम्फीबियंस यानी कि जो उभयचर होते हैं दोस्तों, उभयचर क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर, अगर हिंदी में बोलें जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयचर। जैसे कि मेढक, ठीक है, मगरमच्छ, और जैसे इनको हम हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। अब इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स क्यों होता है? क्योंकि इनके हार्ट में 2 या 3 चैम्बर होते हैं। जैसे कि मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनके हार्ट में 2 या 3 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, लेकिन इनसे इनको कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये जिंदा रहते हैं। अगर ह्यूमन में ऐसा हो जाएगा तो ह्यूमन जिंदा नहीं रह पाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में काम आएगी। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो प्रीवियस ईयर से उठाए गए डिक्टो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को आप ध्रुवित नहीं कर सकते हैं, उन तरंगों को आप पोलराइज नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगे जो होते हैं उनको हम ध्रुवित या फिर पोलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, What is the value of acceleration due to gravity at the center of Earth? तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सलेशन होता है, हम किसी भी चीज़ को वहाँ पर अगर एक्सलेट करेंगे, त्वरित करेंगे, तो उसका मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य होगा 0। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर ग्रेविटी के कारण एक्सलेशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या होती है, जिनको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व। तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी टेस्ला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज टेस्ला। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स हियरिंग रेंज। तो जो मानव जाति है होमोसेपियंस सेपियंस है, उसके ऑडिबल रेंज कितनी है, यानी कि वो कितनी सीमा तक उसके कान सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। और ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? हर्ट्ज। ठीक है, साउंड को मापने की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। और ह्यूमन बीइंग के हियरिंग रेंज होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगर इससे ज़्यादा की उसको सुनाई जाएगी तो उसके कान क्या हो जाएंगे? उसके कान के पर्दे फट जाएंगे या उसको और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, डेफनेस या बहरापन उसमें कॉज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। प्रकाश सबसे तेज यात्रा किस में करता है? तो लाइट जो है सबसे फास्टेस्ट जो है दोस्तों वैक्यूम यानी कि निर्वात में ट्रेवल करती है। क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि वैक्यूम में लाइट के मार्ग में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है। ठीक है, जिससे उसको आगे अग्रसारित होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए लाइट जो है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वैक्यूम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।